कहते हैं दोस्ती में सब माफ़ होता है, लेकिन जब बात मरने पर आए तब माफ़ी नहीं सज़ा मिलती है। ये कहानी है 4 सहेलियों की, रिया, तन्वी, साक्षी और नेहा। चारों एक दूसरे की जान थीं। पूरा कॉलेज उनकी दोस्ती की कस्में खाया करता था। पर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी दोस्ती पर दाग लगा दिया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सुन रहे हैं केसी स्कैरी चैनल। दोस्तों, आज की हमारी कहानी बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि ये किरदार की नहीं बल्कि एक एहसास की कहानी है। अटूट रिश्ते की है, सच्चाई की है और खौफनाक डर की भी। दोस्तों, कहानी का नाम है खामोश साक्षी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। कॉलेज का वो आखिरी साल, एग्ज़ाम खत्म हुआ तो चारों ने सोचा कि चलो आज लास्ट नाइट पार्टी करते हैं। रात 10 बजे तक म्यूज़िक, डांस और सेल्फी का शोर था। नेहा ने कहा, चलो ड्राइव पर चलते हैं, थोड़ी ताज़ी हवा खाएंगे तो बहुत अच्छा महसूस होगा। बारिश शुरू हो चुकी थी, लेकिन किसी को फ़र्क नहीं पड़ा। चारों कार में बैठी, नेहा ड्राइवर सीट पर, रिया उसके बगल में और पीछे तन्वी और साक्षी। भेजो जरा वो गाना, तेरा होने लगा हूँ, साक्षी हंसते हुए बोली। गाना बजा, हंसी गूंजी, सड़क गीली थी और एकदम सुनसान। अचानक सामने एक कुत्ता आ गया। नेहा ने तुरंत ही घबराहट में ब्रेक मारा। चीख की आवाज़ आई, फिर सब सन्नाटा हो गया। चारों के होश उड़ गए। अचानक खुशनुमा मंजर सन्नाटे और खौफ में बदल गया। उन्हें लगा कि वो कुत्ता मर गया, और यही सोचकर वो चारों गाड़ी से उतरी। सड़क बिल्कुल शांत और सन्नाटे भरा था। उस समय कोई भी गाड़ी वहां से गुजर नहीं रही थी। चारों ने जब उतर कर देखा तो एक काला कुत्ता कार के पास आकर गिरा हुआ था और वो बेहोश था, मगर मरा नहीं। ये देखकर चारों की जान में जान आई। नेहा ने कहा, थैंक गॉड ये डॉग जिंदा है, वरना इसके मौत के जुर्म में हमें जेल जाना पड़ जाता। नेहा की बात सुनकर तीनों हंसने लगी और उस काले कुत्ते को उठाकर अपने गाड़ी में रख लिया, ये सोचकर कि उसका इलाज कराएंगे और जब ये ठीक हो जाएगा तो इसे छोड़ देंगे। वो चारों फिर वापस घर लौट आई। रात की लंबी पार्टी के बाद चारों बहुत थक चुकी थी और घर आते ही वो चारों गहरी नींद में सो गई। सुबह तकरीबन 12:30 बजे उनकी नींद खुली। रिया, तन्वी और नेहा तीनों में कुछ बातें हो रही थी। तभी अचानक साक्षी वहां पहुंची। उन तीनों को चुपचाप बातें करता देखकर साक्षी बोली, तुम तीनों आखिर किस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बातें कर रही हो? साक्षी की आवाज़ सुनकर रिया, तन्वी और नेहा एकदम चुप हो जाती हैं। उन तीनों का ऐसा व्यवहार देखकर साक्षी आश्चर्य से पूछती है, अरे भाई, मुझे भी तो बताओ, तुम तीनों में क्या बातें हो रही हैं? साक्षी की बात सुनकर रिया कहती है, अरे कुछ खास नहीं, बस हम कॉलेज की बातें कर रहे थे कि आगे क्या करना है। तभी साक्षी की माँ का फ़ोन आता है। साक्षी ने फ़ोन उठाया। सामने से आवाज़ आई, हेलो साक्षी बेटा, हैप्पी बर्थडे। अपनी माँ की आवाज़ सुनकर साक्षी बहुत खुश हुई, क्योंकि वो 2 साल से अपने घर नहीं गई थी। माँ, आपको मेरा बर्थडे याद रहा? साक्षी ने बड़े ही खुश मन से पूछा। क्यों नहीं याद रहेगा, मेरी इकलौती बेटी है तू और मैं तेरी माँ। मुझे तेरा बर्थडे याद नहीं रहेगा तो किसे याद रहेगा? साक्षी की माँ ने बड़े ही अधिकार के साथ बोला। साक्षी अपनी माँ से बात करके बहुत खुश थी, लेकिन उसके मन में थोड़ा दुख भी था, क्योंकि साक्षी का बर्थडे उसकी माँ को याद था मगर उसकी सहेलियों को नहीं। जबकि साक्षी पिछले 2 साल से अपने दोस्तों के साथ ही अपना जन्मदिन मनाते आ रही थी। फ़ोन काटने के बाद साक्षी अपने दोस्तों की तरफ देखती है, मगर किसी ने भी उसे उसका जन्मदिन विश नहीं किया।
जिसकी वजह से वो अपसेट हो जाती है और नाराज़गी भरे शब्दों में कहती है, मैं थोड़ी थक चुकी हूँ, अपने कमरे में जा रही हूँ। बस इतना कहकर साक्षी वापस सीढ़ियों से चढ़ती हुई अपने कमरे की तरफ चली जाती है। हॉल में बैठी तीनों, रिया, तन्वी और नेहा, साक्षी कैसे बर्ताव से आश्चर्यचकित रहती है। तन्वी कहती है, ये अचानक साक्षी को क्या हो गया? तभी रिया ने कहा, अरे पागल, आज उसका जन्मदिन है। उसकी माँ का फ़ोन आया था क्योंकि साक्षी को जन्मदिन की मुबारकबाद देनी थी, लेकिन हमने नहीं दी, इसलिए साक्षी शायद हमसे नाराज़ हो गई है। उसे लगता है कि उसका जन्मदिन हम भूल गए। तभी नेहा ने कहा, कोई बात नहीं, आज रात उसकी सारी नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी। इतना कहकर तीनों एक दूसरे की तरफ देखती हैं और तैयार होकर न जाने कहाँ चली जाती हैं। इधर साक्षी अपनी सहेलियों के बर्थडे विश ना करने पर बहुत ही उदास रहती है और खुद को अपने कमरे में बंद कर लेती है। सारा दिन बीत चुका था, सूरज ढल चुका था, चांद की रोशनी हल्की हल्की साक्षी की खिड़की पर पड़ रही थी। साक्षी गहरी नींद में थी। उसने कमरे में आकर वापस ड्रिंक कर लिया था, जिसकी वजह से उसे गहरी नींद आ गई। शाम 7:30 बजे अचानक साक्षी चिल्लाने लगती है, मगर उसकी आवाज़ बाहर नहीं पहुंच पाती क्योंकि उसके मुंह में किसी ने कपड़ा ठूंस दिया था। साक्षी जब नींद से जगी तो उसने पाया कि उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे और पाँव भी। उसका मुंह टेप से चिपकाया गया था ताकि उसकी आवाज़ ना निकल पाए। वो छटपटा रही थी और खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर नाकामयाब रही। तभी उसने देखा कि कुछ लोग, जिन्होंने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था, तकरीबन 4, वो चारों साक्षी को उठाकर कमरे से बाहर ले आए। साक्षी खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, छटपटा रही थी, मगर वो नाकामयाब थी। उन चारों ने साक्षी को कमरे से बाहर निकाला और सीधा मेन गेट से घर के बाहर ले गए और वो चारों साक्षी को ले जाकर एक गाड़ी के डिग्गी में रख देते हैं और डिग्गी का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। अब साक्षी की आंखों के सामने सिर्फ अंधेरा था। उसे थोड़ी देर बाद महसूस हुआ कि गाड़ी चल रही है। वो अपनी सहेलियों को याद कर रही थी, जो कि उस समय घर पर नहीं थी। तकरीबन आधे घंटे तक गाड़ी यूं ही तेज़ रफ्तार में चलती रही और साक्षी गाड़ी के डिग्गी में बंद रही। फिर गाड़ी एक पहाड़ी के पास आकर रुकी और वो चारों गाड़ी से उतरकर गाड़ी के डिग्गी की तरफ जाते हैं और डिग्गी खोलते हैं। वो चारों जैसे ही डिग्गी खोलते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि डिग्गी के अंदर साक्षी बेहोशी हालत में पड़ी थी। चारों एक दूसरे को हैरत भरी निगाहों से देखते हैं। उनमें से एक कहती है, अरे यार, ये क्या हो गया? साक्षी तो बेहोश हो गई। फिर चारों मिलकर साक्षी को बाहर निकालते हैं, उसे ब्रीथ देने की कोशिश करते हैं, मगर साक्षी नहीं उठती। उनमें से एक ने साक्षी का हाथ पकड़ा और नब्ज चेक की, और जब उसने नब्ज चेक की तब उसके पसीने छूट गए, क्योंकि साक्षी अब मर चुकी थी। उसकी सांसें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। चारों ने घबराहट के मारे साक्षी के मुंह से कपड़ा निकाला और जल्दी जल्दी उसके सीने पर हाथ रखकर उसको जोर जोर से दबाया ताकि उसकी बची हुई सांसें वापस आ सके, मगर ऐसा नहीं हुआ। साक्षी ने आंखें नहीं खोली। चारों बिल्कुल स्तंभ थे। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तभी अचानक फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन की घंटी सुनकर चारों हड़बड़ा गए। दरअसल वो फ़ोन साक्षी का था, जो उसके पैंट की जेब में था। सोते वक्त साक्षी ने मोबाइल अपनी पॉकेट में रख लिया था
उनमें से एक ने साक्षी के पॉकेट से मोबाइल फ़ोन निकाला और उन्होंने देखा कि स्क्रीन पर माँ लिखा हुआ था। उस वक्त साक्षी की माँ का फ़ोन आ रहा था। वो साक्षी से बात करना चाहती थी। ये देखकर चारों हड़बड़ा गए, फ़ोन उठाए या नहीं। तभी दूसरे ने उसके हाथ से मोबाइल फ़ोन छीन लिया और ज़मीन पर ज़ोर से पटका। ये देखकर उसने बोला, ये क्या कर रहे हो तुम? ये साक्षी की माँ का फ़ोन था। तब जिसने मोबाइल फ़ोन पटका उसने कहा, अगर हम फ़ोन उठा लेते तो क्या कहते कि उसकी बेटी मर चुकी है? पागल मत बनो और यहाँ से जल्दी चलो। वो चारों बिल्कुल घबराए हुए थे। उनमें से एक ने कहा, हम यहाँ से चले जाएंगे तो साक्षी का क्या होगा? दूसरे ने कहा, तो ठीक है, हमें इस ठिकाने लगाना ही पड़ेगा ताकि किसी को पता ना चल सके और हम सेफ रहे। उन्होंने जल्दी जल्दी गाड़ी की डिग्गी से साक्षी को निकाला और ज़मीन पर लिटा दिया। फिर उन्होंने पहाड़ी के पास ही एक गड्ढा खोदा, काफ़ी गहरा गड्ढा, जिसमें साक्षी को उन सब ने मिलकर दफना दिया। वो पहाड़ी हाईवे के ठीक बगल में थी, जहाँ से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिन रात गुजरती थी। उन चारों ने साक्षी को दफनाया और गाड़ी में बैठकर वापस लौट आए। साक्षी की मौत के तकरीबन 3 महीने बाद। यार, साक्षी के बिना मन नहीं लग रहा है, उसकी याद आ रही है, नेहा ने अपने दोस्तों से कहा। नेहा, तन्वी और रिया तीनों बहुत उदास थी। साक्षी के गए 3 महीने बीत चुके थे। पुलिस को साक्षी की लाश मिल चुकी थी, मगर 3 महीने बीतने के बाद भी पुलिस को ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं मिला जिससे ये पता लगा जा सके कि साक्षी की मौत किसकी वजह से हुई। नेहा, तन्वी और रिया अब वो घर छोड़ चुकी थी, क्योंकि जब से साक्षी की मौत हुई तीनों उस घर में साक्षी को बहुत मिस कर रही थी। इसलिए तीनों ने वो घर छोड़ने का फैसला किया और अपनी पढ़ाई के लिए कहीं और शिफ्ट होने का प्लान बनाया। वो घर एक्चुअली तन्वी के पापा का था, जहाँ पर वो चारों अपनी पढ़ाई करने के लिए रहती थी। तन्वी के पापा ने उन चारों को वो घर दिया था, जो कॉलेज के ठीक पास में था। दोस्त होने के नाते तन्वी ने रिया, नेहा और साक्षी को अपने साथ ही रखा। और जब साक्षी की मौत अचानक हुई तो तन्वी ने सोच लिया कि अब वो उस घर में नहीं रहेगी। उसने अपने पापा को बोलकर कॉलेज के पास में दूसरा घर लेने का सोचा। कुछ ही दिनों में उन तीनों को दूसरा घर भी मिल गया, जहां पर तीनों एक साथ रहने लगी थी। कॉलेज का आखिरी साल चल रहा था। इम्तिहान खत्म हुआ और तीनों कॉलेज से निकल चुकी थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। महीनों से साल और साल से सालों बीत गए। अब रिया, नेहा और तन्वी तीनों ने शादी कर ली और अपने अपने ससुराल चली गई। रिया ने अपने बॉयफ्रेंड से शादी की, जिसका नाम निखिल था, जो कॉलेज के टाइम से ही उसके साथ था। कॉलेज के बाद वो एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा था। रिया भी उसी कंपनी में थी। फिर दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। एक दिन रिया अपने कमरे में बैठकर लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी कि तभी अचानक उसके लैपटॉप की स्क्रीन झिलमिलाने लगी। रिया को लगा कि ये नेटवर्क प्रॉब्लम है और वो वापस से लौटकर लैपटॉप ऑफ करके फिर से ऑन किया। जब उसने लैपटॉप वापस से ऑन किया तभी उसके लैपटॉप के स्क्रीन पर साक्षी का चेहरा दिखाई दिया। वो चेहरा साक्षी का ही था, मगर कुछ अलग और डरावना। उस चेहरे में साक्षी रो रही थी और रिया से बोली, रिया, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे बचा लो। साक्षी ने इतना कहा ही था कि रिया अचानक अपनी कुर्सी से उठी और 2 कदम पीछे हो गई। रिया के चेहरे पर पसीने छूट गए और वो दौड़ती हुई बाहर हॉल की तरफ आई
और अपने पति निखिल को फ़ोन लगाया। तकरीबन 10 से 15 मिनट ही निखिल वहाँ पहुँच गया और उसने रिया से पूछा कि ऐसी क्या बात थी जो इतनी घबराहट में उसने उसे घर पर बुलाया। तब रिया ने निखिल को सारी बात बताई। ये बात सुनकर तो निखिल भी बहुत चौंक गया, मगर उसने रिया को समझाते हुए कहा कि रिया, हो सकता है कि ये तुम्हारा वहम हो। आखिर तुम सब बेस्ट फ्रेंड थे, हो सकता है कि तुम्हें साक्षी की याद आ रही हो। लेकिन रिया ने इस बात से इनकार करते हुए कहा, नहीं, ये मेरा वहम नहीं है और ना ही मैं साक्षी के बारे में सोच रही थी। मैं लैपटॉप पर अपना ऑफिस का काम कर रही थी और अचानक ही लैपटॉप झिलमिलाया और साक्षी सामने आ गई। फिर भी निखिल ने रिया को समझाते हुए कहा कि तुम फिक्र मत करो, थोड़ा आराम कर लो, हो सकता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। रिया ने भी निखिल की बात मान ली। उसे भी लग रहा था कि ऑफिस के काम का स्ट्रेस शायद उसके दिमाग पर चढ़ गया है। वो थोड़ा आराम करेगी तो नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन अगले ही दिन रिया को एक फ़ोन आया। उस फ़ोन ने रिया को ये कन्फर्म करा दिया कि लैपटॉप पर दिखने वाली साक्षी उसका वहम नहीं था। फ़ोन पर तन्वी थी, जो बेहद घबराई हुई थी और वो रिया से कह रही थी कि उसने साक्षी को देखा है। ये सुनकर रिया भी बहुत घबरा गई और उसने तन्वी से कहा कि तू फिक्र मत कर, मैं तेरे घर पर आ रही हूँ, वहीं बैठकर बातें करेंगे। फिर तकरीबन 1 घंटे में ही रिया तन्वी के घर पहुँच गई। उसने तन्वी को जब देखा तो तन्वी बेहद ही घबराई हुई थी और उसके पसीने छूट रहे थे। वो ज़ोर ज़ोर से हाँफ रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने कोई बहुत ही डरावना सपना देखा हो। रिया उसके करीब गई और उसे अपने गले से लगाया और पूछा, क्या बात है तन्वी, तुम इतनी क्यों घबराई हुई हो और तुम साक्षी के बारे में क्या कह रही थी? रिया की बात सुनकर तन्वी सांस लेती है और कहती है, मैं बाथरूम में नहाने गई थी। बाथरूम का शावर अचानक खराब हो गया और मैं शावर ठीक करने के लिए बाहर निकली। मैं प्लम्बर को फ़ोन कर ही रही थी और उससे बोला कि वो बस कुछ ही घंटे में आ जाए। उसने भी हामी भरी और बोला कि तकरीबन 1 घंटे में वो घर पहुंच रहा है। मैंने सोचा मैं बाथरूम में जाकर कम से कम मुंह धो लूँ और फिर जब मैं बाथरूम में गई तो बाथरूम में साक्षी गीले कपड़ों में पूरी भीगी हुई मेरे सामने खड़ी थी और उसने मुझे रोते हुए कहा कि वो मरना नहीं चाहती, मैं उसे बचा लूँ। तन्वी की बात सुनकर रिया ने तन्वी को भी लैपटॉप वाली बात बताई और उससे कहा कि मुझे भी साक्षी यही कह रही थी। मगर उन दोनों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक उन सब के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि साक्षी के मरे कई साल बीत चुके थे। रिया ने तन्वी को सांत्वना दिया और खुद का ख्याल रखने के लिए कहा और कहकर वहाँ से चली आई। तकरीबन 10 से 15 दिन तो आराम से बीते। उन दोनों को लगा कि हो सकता है ये उन दोनों का वहम हो। लेकिन एक दिन अचानक रात के तकरीबन 12:30 बजे रिया के फ़ोन पर किसी का फ़ोन आया। उसने अपनी आँखों को मीचते हुए नींद भरी आवाज़ में पूछा, हेलो, कौन? सामने से किसी के हकलाने की आवाज़ आ रही थी। वो आवाज़ किसी लड़की की थी और वो हकलाते हुए कह रही थी, मुझे बचा लो। इतना सुनकर रिया के जैसे एक झटके में ही नींद उड़ गई और वो उठकर बिस्तर पर बैठ गई। उसने फिर से पूछा, कौन हो तुम? लेकिन वहाँ से सिर्फ बस एक ही आवाज़ आ रही थी, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। ये सुनकर रिया बिल्कुल हड़बड़ा गई, मगर वो करती भी तो क्या। लैंडलाइन फ़ोन पर नंबर शो नहीं कर रहा था और अचानक फ़ोन भी कट गया।
रिया ने तुरंत ये बात निखिल को बताई, लेकिन निखिल ने रिया को ये समझाते हुए वापस से सुला दिया कि हो सकता है ये रॉन्ग नंबर हो। कभी कभी लैंडलाइन फ़ोन पर ऐसा होता है कि किसी का फ़ोन किसी दूसरे के घर पर लग जाता है। निखिल की बात सुनकर रिया के थोड़े से जान में जान आई और वो वापस से गहरी नींद में सो गई। अगली सुबह रिया बिल्कुल फ्रेश फील कर रही थी। वो उठी और किचन में जाकर अपने लिए और निखिल के लिए नाश्ता बनाया। रिया बीती रात की बात भूल चुकी थी कि तभी उसके फ़ोन की घंटी फिर से बजी। फ़ोन की घंटी सुनते ही अचानक रिया को क्या हुआ, वो दौड़ती हुई फ़ोन के पास चली गई और फ़ोन रिसीव भी करने वाली थी कि तभी निखिल ने फ़ोन उठाया और कहा, मैं बात करूँगा। रिया थोड़ी हड़बड़ाई और घबराई हुई सी लग रही थी। शायद ये कॉल कल रात की ही है, उसने धीरे स्वर में कहा। निखिल ने फ़ोन उठाया। हेलो, कौन? सामने से किसी मर्द की आवाज़ आ रही थी। उसने कहा, मैं इंस्पेक्टर आदित्य ठाकुर बोल रहा हूँ। हाईवे के पास वाली पहाड़ी पर एक लाश मिली है और इस लाश के मोबाइल फ़ोन का सबसे पहला नंबर जो हमने डायल किया वो आपका है। आप कौन हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? इंस्पेक्टर की बात सुनकर निखिल थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुआ और उसने पूछा, मगर वो लाश किसकी है जिसके मोबाइल फ़ोन में मेरा नंबर था? तब पुलिस ने जिसका नाम बताया उसे सुनकर निखिल के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। पुलिस वाले ने बताया कि ये लाश नेहा ठाकुर की है। नेहा का नाम सुनते ही निखिल की आवाज़ लड़खड़ाने लगी, जिसे देखकर रिया भी घबरा गई। निखिल ने यह कहकर फ़ोन रख दिया कि वो तुरंत ही वहाँ आ रहा है। रिया के पूछने पर निखिल ने उसे कुछ नहीं बताया और बस इतना कह दिया कि तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें हाईवे की पास वाली पहाड़ी के पास चलना है। निखिल को इस तरह घबराया हुआ देखकर नेहा ने भी कोई सवाल नहीं किया और वो जल्दी जल्दी तैयार होकर दोनों गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। रिया जब वहाँ पहुँची तो उसने देखा कि सामने बहुत सारे पुलिस वाले खड़े थे। मीडिया भी वहाँ आ चुकी थी और सामने सफ़ेद कपड़े में लिपटी हुई एक महिला की लाश थी। निखिल की आंखों में आंसू थे जो रिया को बहुत ही डरा रहे थे। रिया बिना पूछे ही धीरे धीरे कदमों से उस लाश की तरफ बढ़ती है और उस लाश के पास जाकर उसके चेहरे से कपड़ा हटाती है। रिया जैसे ही चेहरे से कपड़ा हटाती है वो कांपने लगती है और उसके आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है, क्योंकि वो लाश उसकी दोस्त नेहा की थी जो बहुत ही बुरी हालत में थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे गाड़ी से कुचलकर बड़ी ही बेरहमी से मार दिया हो। थोड़ी ही देर में तन्वी भी वहां पहुंच गई, जिसके पास पुलिस का फ़ोन आया था। तन्वी रिया को पकड़कर रोने लगी और बोली, हमारी दूसरी दोस्त भी हमें छोड़कर चली गई। पुलिस आदित्य ठाकुर ने शिनाख्त करते हुए नेहा के पास से जो भी चीज़ें बरामद की थी वो सब निखिल के हाथों में पकड़ा दिया और कहा कि अगर आप चाहें तो अपनी दोस्त की लाश को ले जा सकते हैं और अगर नहीं तो हम इसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज देंगे, क्योंकि उसकी बॉडी पर ऐसी कोई निशानी नहीं है जिससे ये पता लगाया जा सके कि उसकी हत्या कैसे हुई। ये ज़रूर कार एक्सीडेंट में मरी है। निखिल ने लाश अपने साथ ले जाने का फैसला किया और पूरे विधि विधान से उसके दाह संस्कार को पूरा किया, क्योंकि नेहा की शादी हुई 2 से 3 साल हो चुके थे। नेहा का कोई बच्चा नहीं था क्योंकि उसके पति की मौत उसके शादी के 1 साल में ही हो गई थी। नेहा अब बिल्कुल अकेली रहती थी, इसलिए निखिल, रिया और तन्वी की जिम्मेदारी थी कि वो नेहा का विधि पूर्वक दाह संस्कार करे। एक तरफ नेहा इस तरह अचानक छोड़कर चले जाना और दूसरी तरफ साक्षी का डर रिया और तन्वी को बहुत ही परेशान कर रहा था।
नेहा के 13वीं के दिन खत्म ही नहीं हुए थे कि अचानक तन्वी की हालत खराब होने लगी। वो बहुत ही बुरी हालत में हो गई, इतनी बुरी हालत में कि उसे अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा। अस्पताल में तन्वी का ख्याल रखने वाला कोई नहीं था सिवाय उसके पति के। तन्वी के पति का नाम विहान था, जो एक आर्मी ऑफिसर था, इसलिए वो हमेशा घर पर नहीं रहता था और तन्वी अकेले ही पूरे घर को संभालती थी। विहान की छुट्टियां भी ख़त्म हो चुकी थी और उसे अपनी ड्यूटी पर वापस लौटना था, इसलिए उसने निखिल को ये काम सौंपा कि जब तक तन्वी बहुत अच्छी और ठीक ठाक नहीं हो जाती तब तक निखिल तन्वी का ख्याल रखेगा, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया था कि तन्वी बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगी, उसे कोई बड़ी या कोई खास बीमारी नहीं है। इसी तसल्ली के साथ विहान वापस अपनी ड्यूटी पर चला जाता है और तन्वी के पास रह जाते हैं सिर्फ 2 लोग, रिया और निखिल। नाइट में तन्वी के साथ रिया और निखिल दोनों अस्पताल में रुकते हैं। हर दिन ऐसा ही होता है, क्योंकि रिया कहती है कि जब तक तन्वी ठीक ठाक होकर अपने घर नहीं चली जाती, उन दोनों का फ़र्ज़ है कि वो रात में उसके साथ अस्पताल में रुकें। एक रात तकरीबन 2:30 बजे तन्वी के वार्ड रूम के ठीक बाहर लगे लंबे से चेयर पर निखिल और रिया आधी नींद में बैठे हुए थे कि तभी तन्वी के वार्ड से चीखने की आवाज़ सुनाई दी। वो इतनी ज़ोर से चीखी कि अस्पताल के सभी लोग एकजुट हो गए। निखिल और रिया भी वार्ड के पास चले गए। वार्ड के अंदर जाने की परमिशन किसी को नहीं थी, लेकिन खिड़की के लगे शीशे से सब कुछ दिखाई दे रहा था। तन्वी अचानक अपने बेड से उठी और चीखने लगी। उसका चेहरा उसके बालों से पूरा ढका हुआ था और किनारे से उसकी एक आंख दिखाई दे रही थी जो बेहद लाल और डरावनी थी। उसकी आंखें सिर्फ और सिर्फ रिया और निखिल को ही घूर रही थी। तन्वी की ऐसी हालत देखकर वो दोनों बेहद घबरा गए। तन्वी ने चीखते हुए बोला, तुम सब मरोगे, मैं वापस लौट आई हूँ और मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। एक तो चली गई, अब तुम्हारी बारी है। ये कहते हुए वो रिया को घूर रही थी। ये बात सुनकर दोनों बेहद डर गए और आसपास में खड़े लोग भी अजीब अजीब सी बातें करने लगे। कोई कहता कि इस लड़की के ऊपर भूत का साया है, तो कोई कहता है कि इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो कोई उसे पागल करार साबित करता है। उतने ही देर में नर्स डॉक्टर को लेकर आ जाती है और दोनों शब्द के चुप्पी साधे अंदर चले जाते हैं और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। बाहर खिड़की पर लगे शीशे से सब कुछ दिखाई देता है कि कैसे डॉक्टर और नर्स दोनों तन्वी को पकड़कर बेड पर लिटाते हैं और नर्स उसके दोनों हाथों को कस के पकड़ लेती है। तन्वी छटपटाती है और थोड़ी ही देर में डॉक्टर उसे एक बड़ा सा इंजेक्शन लगा देता है। वो इंजेक्शन एनेस्थीसिया था, जिसकी वजह से तन्वी को नींद आ जाती है। इन सब की प्रक्रिया में तन्वी बड़बड़ाती रहती है और उसकी बातों में 2 चीज़ों का बहुत जिक्र होता है जिसे निखिल नोटिस करता है। तन्वी कार और हाईवे की बात करती है, जिसकी वजह से निखिल के दिमाग में घंटी बज जाती है और निखिल को अचानक से याद आता है कि कुछ समय पहले रिया को साक्षी कंप्यूटर के स्क्रीन पर दिखती है और ये चीज़ तन्वी को भी बाथरूम में महसूस होती है। थोड़ी ही सही, मगर निखिल शायद धीरे धीरे समझ रहा था कि आखिर माजरा क्या है। वो वापस से तन्वी को एडमिट कर लेता है और कुछ दिन की मोहलत और देता है। तन्वी को पूरी तरह ठीक होने में तकरीबन 1 महीने लगेंगे और 1 महीने तक तन्वी हॉस्पिटल में ही रहेगी। डॉक्टर निखिल से कहता है कि आप लोग चाहे तो घर जा सकते हैं, पर समय समय पर आकर तन्वी की खबर लेते रहिए। अगली सुबह पुलिस निखिल के घर पहुंच जाती है और वो कहता है कि
नेहा की मौत कार एक्सीडेंट में हुई थी। नेहा अपनी गाड़ी से उस हाईवे के रास्ते से गुजर रही थी। अचानक उसके सामने एक काला कुत्ता आया और उसे बचाने के चक्कर में नेहा ने गाड़ी मोड़ ली, जिसकी वजह से गाड़ी एक पेड़ पर जाकर टकराई और एक्सीडेंट हो गया। ये बात पुलिस ऑफिसर ने वहाँ के छोटे मोटे पास में लगे दुकान वालों से पूछा। इंस्पेक्टर ने बताया कि हैरत की बात यह है कि उस गाड़ी के पास कोई कुत्ते की निशानी नहीं है। वो काला कुत्ता कहाँ से आया और कैसे, ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि स्थानीय लोगों का कहना था कि वो कुत्ता अचानक गाड़ी के सामने आया था और अचानक गायब हो गया। इतना कहकर इंस्पेक्टर इस केस को बंद कर देता है और केस की फाइल निखिल के हाथों में थमा देता है। तकरीबन एक हफ्ते बाद निखिल और रिया दोनों गार्डन में बैठकर कॉफ़ी पी रहे थे। सुबह का समय था, हल्की हल्की धूप गार्डन में मिली हुई थी। कॉफ़ी पीते पीते रिया ने निखिल से कहा कि कितने कम समय में कितना कुछ हो गया। एक के बाद एक हादसे होते रहे। रिया निखिल से बोले जा रही थी, मगर निखिल का ध्यान रिया की बातों में कम और कहीं और ज़्यादा था। रिया बोलते बोलते अचानक चुप होकर निखिल की ओर देखती है तो वो पाती है कि निखिल बेहद खामोश था। रिया ने निखिल से पूछा, क्या बात है निखिल, तुम इस तरह कहाँ खोए हो? तभी निखिल अचानक रिया की तरफ देखता है और कहता है, रिया, तुम्हें लगता है कि ये सब जो भी हो रहा है वो थोड़ा अजीब है? निखिल की ऐसी बहकी बहकी बातें सुनकर रिया आश्चर्य से निखिल से सवाल करती है कि क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? तब निखिल रिया से कहता है कि मुझे लगता है कि ये किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी बुरी आत्मा का काम है। ये बात सुनकर रिया ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और कहती है, ओ माय गॉड, तुम आज के ज़माने के होके ऐसी तकियानुसी बातें करते हो? मगर निखिल बेहद गंभीर रहता है और वो रिया से कहता है, रिया, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अब तक जो कुछ भी हुआ है वो बिल्कुल ही सही नहीं था और उस दिन तन्वी ने भी इस तरह से हमारी तरफ देखकर हमें जान से मारने की धमकी दी। तुम्हें क्या लगता है वो तन्वी थी या कोई और? ये बात रिया के दिमाग में जैसे खटकने लगी। उसने अपनी कॉफ़ी का मग टेबल पर रखा और कुछ सोचा और कुछ देर बाद निखिल से कहा, शायद तुम ठीक कह रहे हो। अगर ऐसा होगा भी तो हम कर भी क्या सकते हैं? निखिल ने कहा कि मेरी एक दोस्त है, वैसे तो वो एज में काफ़ी बड़ी हैं, लेकिन हम ऑफिशियल एक दूसरे को जानते हैं और वो एक टैरो रीडर हैं। टैरो रीडर के साथ साथ वो इन स्पिरिचुअल चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैच हैं। यही ही नहीं बल्कि वो आत्माओं से बात तक भी कर लेती हैं। रिया ये बात सुनकर थोड़ी डिसअपॉइंटेड हुई और कहती है, तो फिर तय रहा, उन्हें किसी दिन घर पर बुलाओ, हम उनसे अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, शायद उनके हाथों में हमारा सॉल्यूशन हो। फिर क्या था, अपनी शंका को दूर करने के लिए निखिल और रिया ने उस औरत को घर बुलाया जिसका नाम था गायत्री राठौर। गायत्री सुबह 10:30 बजे निखिल के घर पहुंच गई। तीनों गार्डन एरिया में बैठकर साथ में कॉफ़ी पीते हैं और इस बीच निखिल और रिया दोनों मिलकर गायत्री को सारी परेशानियां बताते हैं और अपनी शंका दूर करने के लिए कहते हैं कि एक बार आप हमारा घर देख लीजिए। मगर गायत्री घर के अंदर जाने से इनकार कर देती है। यहीं पर शुरू होती है निखिल और रिया के डर का सिलसिला। दोस्तों, अगर ये कहानी आप सबको पसंद आ रही हो तो मेरे केसी स्कैरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी एक नई कहानी मैं लेकर आऊँ तो वो आप तक ज़रूर पहुँचे।
गायत्री राठौर घर के अंदर जाने से इनकार कर देती है और वो कहती है कि तुम्हारे घर में नेगेटिविटी है। मैं अगर तुम्हारे घर के भीतर जाऊंगी तो हो सकता है मेरी हालत कुछ ऐसी हो जाए जिसे देखकर तुम सब बेहद घबरा जाओ। ये बात सुनकर निखिल गायत्री राठौर से पूछती है कि ऐसा तो हमारे घर में कुछ नहीं घटा है जिसकी वजह से हमारा घर हॉन्टेड हो या नेगेटिविटी हो। आप भीतर जाने से मना क्यों कर रही हैं? जब ये सवाल गायत्री राठौर ने सुनी तो वो मुस्कुराई और बोली, क्या आप लोगों को सच में नहीं मालूम कि आप लोगों ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से आप सबको ये दिन देखने को मिल रहा है? इतना कहकर गायत्री राठौर ने एक टैरो का कार्ड टेबल पर रख दिया और कहा कि अगर आप दोनों ने जिंदगी में कुछ गलत नहीं किया है तो इस कार्ड पर हाथ रखो। ये चैलेंज निखिल और रिया को अंदर से झकझोर देती है। हालांकि ये बहुत छोटी सी बात थी, मगर दोनों ने उस कार्ड पर हाथ नहीं रखा। ये देखकर गायत्री राठौर को उन दोनों पर बहुत गुस्सा आया। वो कुर्सी से उठी और वापस अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगी। उसे ऐसा करता देखकर निखिल और रिया दोनों उनके पीछे भागे। निखिल ने कहा, आप इस तरह से यहाँ से कैसे जा रही हैं? आप हमारी मदद कीजिए, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। हमारी नहीं तो कम से कम उस लड़की की सोचिए जो अभी जिंदगी और मौत से लड़ रही है। तन्वी। गायत्री राठौर के मुंह से तन्वी का नाम निकला, जिसे सुनकर निखिल और रिया दंग रह गए, क्योंकि निखिल और रिया ने तन्वी के बारे में अभी तक गायत्री राठौर को कुछ बताया ही नहीं था। गायत्री राठौर उन दोनों की तरफ बड़े ही गुस्से से देखते हुए कहती है कि तुम लोगों को तो भगवान भी नहीं बचा सकता, फिर भी मैं तन्वी के खातिर तुम लोगों को बचाऊंगी और तुम्हारी मदद करूंगी। ये सुनकर निखिल और रिया के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और उनकी आंखों में एक उम्मीद की किरण दिखाई देने लगती है। गायत्री राठौर इतना कहकर वहां से चली गई कि वो अगले दिन उसके हॉस्पिटल में मिलेगी जहां पर तन्वी एडमिट है। जैसा कि गायत्री राठौर ने कहा था, वो अगले दिन हॉस्पिटल में पहुंच गई। वार्डन के बाहर ही निखिल और रिया चेयर पर बैठे हुए उनका इंतज़ार कर रहे थे। गायत्री राठौर को देखते ही उन दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो दौड़ते हुए उनके पास आते हैं। डॉक्टर की परमिशन के साथ गायत्री राठौर तन्वी के वार्ड में जाती है। तन्वी बेड पर लेटी हुई एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लेकर आराम कर रही थी। नर्स ने बताया कि इन्हें हर 4 घंटे पर एनेस्थीसिया दिया जाता है, क्योंकि जब ये उठती हैं तब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती हैं, जिसकी वजह से पूरा अस्पताल डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए मजबूरन तन्वी को एनेस्थीसिया दिया जाता है। गायत्री राठौर ने नर्स से पूछा, अभी एनेस्थीसिया दिए कितने घंटे बीत गए? नर्स ने बताया कि करीब 5 घंटे, और हो सकता है कि कुछ ही मिनट में ये होश में आ जाए। गायत्री राठौर ने कहा, मैं इंतज़ार कर लूँगी। इतना कहकर वो वार्ड के बाहर आ गई और ठीक खिड़की के सामने जाकर चेयर पर बैठ गई, जहाँ से साफ बोर्ड के अंदर तन्वी के बेड के पास दिखाई दे रहा था। तकरीबन आधे घंटे के बाद अचानक तन्वी को होश आया और जैसे ही उसे होश आया वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। वो बस एक ही बात कह रही थी, हाईवे, कार और मौत। गायत्री राठौर उनकी आवाज़ सुनकर वार्ड में गई। उस समय तन्वी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी और बेड को पकड़कर खुद को झकझोर रही थी। वो इतनी तेज़ हिल रही थी कि पूरा बेड उसके साथ हिल रहा था और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कर रहा था। बिल्कुल उसी दिन की तरह फिर से उसकी आवाज़ सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए, जो बाहर से ही वार्ड के अंदर झांक रहे थे। वार्ड के अंदर नर्स, गायत्री राठौर और निखिल, साथ में रिया मौजूद थे।
जैसे ही गायत्री राठौर वार्ड के अंदर घुसी, अचानक तन्वी हिलना बंद करके एकदम शांत हो गई, ऐसे जैसे कोई कठपुतली हो। गायत्री राठौर ने उसे देखते ही मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। वो मन ही मन कुछ बड़बड़ा रही थी। उनके ठीक बगल में निखिल और रिया खड़े, बेहद डरे हुए लेकिन एक उम्मीद के साथ बस गायत्री देवी को देख रहे थे। गायत्री जैसे जैसे मंत्र पढ़ने लगी, तन्वी के अंदर से एक आवाज़ आने लगी, ऐसी जैसे वो दर्द में हो। कुछ ही मिनट के बाद तन्वी अचानक बेड से उतरकर दौड़ती हुई गायत्री राठौर के पास आती है और उसका गला दबाने लगती है और कहती है कि तू बीच में मत आ, वरना तू भी मरेगी। ये मेरे इंसाफ की लड़ाई है, मुझे इंसाफ चाहिए। ये देखकर नर्स, निखिल, रिया तीनों गायत्री को छुड़ाने लगे, मगर तन्वी की पकड़ इतनी मजबूत थी कि तीन लोगों के छुड़ाने के बावजूद भी वो गायत्री राठौर का गला नहीं छोड़ रही थी। महज कुछ ही सेकंड में गायत्री देवी की आंखें बंद हो गई और वो बेहोश हो गई। अब गायत्री राठौर को तन्वी के वार्ड के ठीक बगल वाले वार्ड में एडमिट कर लिया गया। डॉक्टर इस बात से बेहद नाराज होकर गायत्री राठौर से कहता है, ये सब हॉस्पिटल में नहीं चलेगा। आपको जो कुछ भी करना है आप तन्वी को घर ले जाइए और फिर कीजिए। अस्पताल में और भी मरीज हैं जो आप लोगों की इस हरकत से परेशान हैं। डॉक्टर ने कुछ ज़्यादा नहीं कहा क्योंकि गायत्री राठौर एक रिस्पेक्टेड और फेमस टैरो रीडर थी जिन्हें लगभग शहर में सभी लोग जानते थे। गायत्री राठौर ने डॉक्टर की ट्रीटमेंट लेने के बाद अचानक उठी और अपने घर की ओर जाने लगी। उन्हें इस तरह से जाता हुआ देखकर निखिल और रिया दोनों उनके पांव पर गिर पड़े और कहने लगे, आपके अलावा इसे कोई ठीक नहीं कर सकता। अगर आज आप यहाँ से चली गईं तो हम सब मारे जाएंगे। क्या आप चाहेंगी कि हमारी जान चली जाए? ये बात सुनकर गायत्री राठौर उन दोनों की तरफ पलट कर देखती है और गुस्से में कहती है कि मुझे क्यों नहीं सच्चाई बताई? क्यों तुमने मुझसे झूठ बोला और सच छुपाया? गायत्री राठौर का ये बर्ताव देखकर निखिल और रिया दोनों आश्चर्यचकित थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी क्या गलती उन्होंने की कि जिसकी वजह से गायत्री राठौर उन पर नाराज रही हैं। निखिल ने बड़े ही भावुक स्वर में कहा, गायत्री जी, हमें नहीं याद है कि हमने कभी किसी का बुरा किया, लेकिन अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो वो अनजाने में हुई। इसलिए आप हमारा साथ दीजिए और हमें इस जंजाल से निकालिए। हम मरना नहीं चाहते। ये सुनकर गायत्री राठौर ने कहा, लेकिन मारना चाहते थे? गायत्री राठौर के मुंह से ये बात सुनकर दोनों हैरत भरी निगाहों से उसे देखते हैं और रिया पूछती है, आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? तब गायत्री ने बताया कि तुम सब ने मिलकर किसी की जान ली है, अब वो तुम सब की जान लेगी। ये बात सुनकर निखिल और रिया दोनों आश्चर्यचकित रहते हैं क्योंकि उन्हें नहीं याद था कि उन्होंने कभी किसी को मारा हो या किसी का कभी भी बुरा किया हो। निखिल हाथ जोड़कर गायत्री राठौर से कहता है, गायत्री जी, हमें तो याद नहीं कि हमने किसी का कभी बुरा किया है और आप जान लेने की बात कर रही हैं। तब गायत्री राठौर कहती है, बेशक तुम दोनों ने जानबूझकर किसी की जान नहीं ली या किसी का बुरा नहीं किया, मगर तुम सब पे किसी की मौत का पाप है और उसी का खामियाजा तुम सबको अपनी जान देकर अदा करनी होगी। आधी बात तो मुझे मालूम है, आधी बात तुम दोनों से मुझे जाननी है। निखिल ने फिर से सवाल किया, मैं समझा नहीं, आप साफ साफ बताइए। गायत्री राठौर ने कहा कि जब मैं तुम्हारे घर आई थी तब मैंने कार्ड्स सफल किए थे और कार्ड्स में जो मैंने देखा उसे देखकर मैं हैरान थी,
लेकिन मेरे होश तब उड़ गए जब मैंने तुम्हारे घर की खिड़की पर किसी औरत को देखा। ये बात सुनकर दोनों हैरान हो गए, क्योंकि उस घर में रिया और निखिल के अलावा और कोई नहीं रहता था। गायत्री ने आगे बताते हुए कहा कि इसलिए मैं तुम्हारे घर के भीतर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि तुम्हारे घर के अंदर कोई आत्मा है जो तुम्हारा घर तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक तुम सबको वो खत्म नहीं कर लेती। रिया आश्चर्य से पूछती है, आत्मा? मगर क्यों? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? गायत्री राठौर कहती है कि इन सारे सवालों का जवाब तो मैं भी जानना चाहती हूँ। बेहतर यही होगा कि तुम सब अपने दिमाग पर जोर डालो और सोचो कि आखिर तुम सब ने ऐसा क्या किया। जाते जाते गायत्री राठौर ने कहा, तुम सब की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि उस आत्मा का नाम है साक्षी। इतना कहकर गायत्री राठौर वहां से जाने लगी, लेकिन रिया साक्षी का नाम सुनते ही कांपने लगी और फिर रिया दौड़कर गायत्री राठौर को रोक लेती है और कहती है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, लेकिन यहाँ नहीं, मेरे घर पर, क्योंकि यहाँ सभी लोग हमें घूर घूर कर देख रहे हैं। ये सुनकर गायत्री राठौर रिया की बात मान जाती है और उसके घर चली जाती है। रिया गायत्री के साथ उदास होकर आंखों में आंसू भरकर घर लौटती है। रिया गायत्री के सामने उदास होकर बैठी हुई थी। उधर निखिल ने कहा कि तुम गायत्री के साथ घर जाओ, मैं यहीं पर रहकर तन्वी की देखभाल करूंगा। गायत्री रिया से कहती है कि जो कुछ भी है रिया, मुझे तुम साफ साफ बताओ, तभी जाकर मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूंगी। रिया ने अपनी आंखों में आंसू भरकर गायत्री की तरफ देखा और कहा, बात उस समय की है जब हम कॉलेज में पढ़ते थे। मैं, तन्वी, नेहा और साक्षी चारों बहुत अच्छे दोस्त थे। इतने अच्छे कि हम एक ही घर में रहते थे ताकि हम एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय बिता सके। साक्षी हमारी बहुत अच्छी दोस्त थी, लेकिन हमारे ग्रुप में सिर्फ साक्षी ही थी जो थोड़ी इमोशनल और गुस्से वाली थी। उसे छोटी छोटी बातों का भी बहुत फ़र्क पड़ता था, जैसे कि उसका बर्थडे। हाँ, उस दिन उसके बर्थडे पर उसकी माँ का फ़ोन आया था। आंटी ने साक्षी को जन्मदिन की मुबारकबाद दी और फ़ोन रख दिया। फिर अचानक न जाने साक्षी को क्या हुआ, वो अपने कमरे में चली गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। हमें उस वक्त खास कुछ महसूस नहीं हुआ, क्योंकि हम सुबह से ही साक्षी के बर्थडे का प्लान बना रहे थे, इसलिए साक्षी की नाराज़गी भरे चेहरे को हम पढ़ न सके। शाम को हमने अपने प्लान के अकॉर्डिंग साक्षी को एक अनजान किडनैपर बनकर किडनैप कर लिया, क्योंकि हमारा प्लान था कि हम उसे शॉकिंग सरप्राइज़ देंगे, और हमने यही किया। हमने मुखौटे पहन लिए और घर पहुंच गए। हम साक्षी के कमरे में गए और उसे सोता हुआ देखकर उसके मुंह पर टेप लगाया और उसे उठाकर गाड़ी में रख लिया, और फिर हम गाड़ी में बैठकर हाईवे के बगल वाले पहाड़ी के पास गए। हम साक्षी का जन्मदिन वहीं सेलिब्रेट करने वाले थे। जब हम वहाँ पर रुके और गाड़ी से उतरे, तब हमने डिग्गी खोली जिसमें हमने साक्षी को बंद करके रखा था। लेकिन जब हमने साक्षी को देखा तो उसकी आंखें बंद थी और वो कोई मूवमेंट नहीं कर रही थी। ये देखकर हम थोड़ा डर गए, मगर हमें लगा कि हो सकता है साक्षी भी हमसे मजाक कर रही हो। हमने उसे झंझोरा, जगाने की कोशिश की, लेकिन साक्षी नहीं उठी। तब हमारे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। हमने जल्दी जल्दी साक्षी के मुंह पर से कपड़ा हटाया और देखा कि साक्षी बिल्कुल शांत थी। हमने उसके हाथ पांव खोले। उसका शरीर पूरी तरह से ठंडा पड़ चुका था। और उसके बाद जब हमने साक्षी की नब्ज़ चेक की तो हमारे होश उड़ गए। साक्षी मर चुकी थी। ये देखकर हमारे पसीने छूट गए। हम बेहद घबरा गए। हमने पहले तो सोचा कि हम पुलिस को फ़ोन करें, फिर सोचा कि हम
अगर पुलिस को फ़ोन करेंगे तो हम पर यकीन कौन करेगा? पुलिस हमें ही कहीं जेल में न डाल दे साक्षी के मौत के जुर्म में। इसलिए हमने किसी को पता न चलने दिया और साक्षी को वही हाईवे के पास दफना दिया और सब कुछ भूल कर वहाँ से लौट गए। कुछ दिन में हमारे घर पर जो काला कुत्ता था, जिसे हमने हाईवे पर रोड के किनारे पाया था, वो भी मर गया और उसे भी हमने वहीं दफना दिया, क्योंकि साक्षी उस कुत्ते से बहुत प्यार करती थी। और जब साक्षी की मौत हो गई तो कुत्ता रोज़ बहुत चिल्लाता था और साक्षी को ढूंढता था। इसलिए हमने साक्षी के पास ही उसे दफनाने का फैसला किया। इतना कहकर रिया फूट फूट कर रोने लगी और गायत्री राठौर से बोली, हमारी कोई गलती नहीं है, हमने जानबूझकर साक्षी को नहीं मारा। ये हमारी मजबूरी हो गई थी कि हम किसी को कुछ नहीं कह पाए। और साक्षी की माँ का जब कुछ दिन बाद फ़ोन आया तो हमने उनसे भी झूठ बोल दिया कि हमें नहीं मालूम कि साक्षी कहाँ चली गई है। वो हमसे कुछ कह कर नहीं गई। साक्षी का अफेयर कॉलेज की एक लड़के के साथ था। कॉलेज ख़त्म हो जाने के बाद वो लड़का भी हमें कहीं नहीं मिला। इसलिए हमने साक्षी की माँ से ये कह दिया कि साक्षी उस लड़के के साथ भाग गई। ये कहानी सुनकर गायत्री राठौर की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ कह पाती कि तभी अचानक हॉस्पिटल से फ़ोन आया। फ़ोन निखिल का था। निखिल फ़ोन पर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था और कह रहा था कि रिया मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। इतना सुनकर रिया और गायत्री राठौर तुरंत अस्पताल के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पहुंचकर मालूम होता है कि निखिल की मौत हो चुकी है और उसकी मौत कैसे हुई ये किसी को नहीं मालूम। सीसीटीवी कैमरे में भी कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ। रिया बिल्कुल टूट चुकी थी, लेकिन गायत्री राठौर को ये मालूम था कि ये सब किसने किया। उसने कहा, अगर तन्वी को बचाना है तो उसे तुरंत घर ले चलो, वरना तुम दोनों भी मौत के घाट उतर जाओगे। गायत्री राठौर सख्ती से कहती है, अगर तुमने देर की तो तन्वी भी हाथ से चली जाएगी। रिया आंखों में आंसू लिए दिल में निखिल के जाने का गम और साथ ही तन्वी की जान बचाते हुए वो गायत्री राठौर की बात मान जाती है और तुरंत ही अस्पताल से नर्स के परमिशन के बिना उसकी नाराज़गी भरी बातों के साथ व्हीलचेयर पर तन्वी को बिठाती है और वहाँ से निकल जाती है। अस्पताल के दरवाजे पर पहुंचकर रिया पलटकर निखिल की ओर देखती है, जो फर्श पर मरा पड़ा हुआ था, लेकिन मजबूरन रिया उसे वहीं छोड़कर तन्वी को लेकर अपने घर निकल आती है। ये समय रिया को तोड़ देता है। एक तरफ उसका पति जो अभी अभी उसे छोड़कर इस दुनिया से चला गया, दूसरी तरफ उसकी बेस्ट फ्रेंड जिसकी जान हथेली पर लेकर रिया इधर उधर भाग रही थी। थोड़ी ही देर में वो दोनों तन्वी को लेकर घर पहुंच गए। गायत्री राठौर ने बिना देर किए जल्दी जल्दी तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने घर के बीचों बीच हॉल में एक स्वास्तिक बनाया और उसके अगल बगल नींबू की माला रख दी और वो वहीं एक आसन जमा कर बैठ गई। उसका ठीक बगल में तन्वी व्हील चेयर पर बेहोशी की हालत में बैठी हुई थी और उसके पीछे खड़ी थी रिया, एक उम्मीद के साथ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोपहर का समय था, तकरीबन 1:30 बज रहे थे। गायत्री राठौर ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। कुछ ही समय हुए होंगे कि अचानक वातावरण में बदलाव आने लगा। खड़ी दोपहरी जिस समय सूरज की धूप अपने चरम पर थी, अचानक उस समय बादल छा गया। जोरों की हवा चलने लगी, इतनी तेज हवा कि वो सब कुछ अपने साथ उड़ा ले जाना चाहती थी। घर के खिड़की दरवाजे अपने आप बजने लगे। रिया तन्वी का व्हील चेयर कस के पकड़ लेती है और वही दूसरी ओर गायत्री राठौर अपनी आंखें बंद करके बस मंत्रोच्चारण कर रही थी। तभी अचानक तन्वी की आंखें खुल जाती हैं, लेकिन वो तन्वी की आंखें नहीं बल्कि कोई और थी, क्योंकि उसकी आंखें बेहद लाल और ठंडी पड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था,
जो थोड़ी देर पहले हिल भी नहीं रही थी, वो अचानक अपने पैरों पर खड़ी हो गई। उसके लंबे लंबे बाल हवा में लहराने लगे। उसके आंखों से आंसू निकल रहा था, लेकिन आंखें बड़ी बड़ी और गुस्से वाली थी। रिया बस तन्वी को देख रही थी, जो ठीक उसके पीछे खड़ी थी। तन्वी दौड़ती हुई जाती है और वो सीधा गायत्री राठौर के गले को दबोच लेती है और कहती है, मैंने तुझे मना किया था ना बीच में आने के लिए, फिर तो क्यों आई? क्यों मेरे पीछे पड़ी है? तेरा इन सब से क्या लेना देना? अगर अपनी ज़िंदगी बचाना चाहती है तो यहाँ से चली जा। तन्वी और रिया को मेरे हाथ में सौंप कर। गायत्री राठौर खुद को छुड़ाने की कोशिश में लग जाती है और साथ ही रिया भी उसकी मदद करती है, मगर पकड़ इतनी मजबूत होती है कि दोनों हार जाती हैं। गायत्री देवी की अचानक आंखें बंद होने लगती है और वैसा ही हाल हो जाता है जैसा कि अस्पताल में हुआ था। ये देखकर रिया बेहद घबरा जाती है और अचानक टेबल पर रखे एक शीशे के वॉश को उठाती है और तन्वी के माथे पर जोर से मारती है। जैसे ही रिया तन्वी पर वार करती है, तन्वी बेहोश हो जाती है और अचानक माहौल भी शांत हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गायत्री राठौर खांसती हुई अपने गले पर हाथ फेरती है और कहती है कि अच्छा किया रिया तुमने, वरना मैं अभी मर ही जाती। रिया मुस्कुराती है और कहती है कि क्या सब कुछ ठीक हो गया? गायत्री राठौर कहती है कि नहीं, अभी कुछ ठीक नहीं हुआ और इतनी आसानी से वो तुम लोगों को नहीं छोड़ेगी। अब तो एक ही रास्ता है, उसे सच को समझना होगा। उसे समझना होगा कि उसकी मौत से तुम सबका कोई हाथ नहीं है। तुम लोगों ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया और ये बात तुम साक्षी को खुद समझाओगी। रिया सुनकर घबरा जाती है और बेहद डर भी जाती है। वो कहती है कि मैं कैसे समझा सकती हूँ उसे? वो तो किसी की बात सुनना ही नहीं चाहती। तब गायत्री राठौर कहती है, वो सुनेगी भी और बातें तुम्हारी समझेगी भी, बस मुझे कुछ देर का समय दो। इतना कहकर गायत्री राठौर एक टेबल पर बैठ जाती है और अपने दोनों हाथों को एक दूसरे में जोड़कर आंखें बंद कर लेती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी का आवाहन कर रही है, कोई ऐसी शक्ति जो साक्षी से लड़ सके, जिसके सामने साक्षी अपने घुटने टेक दे। रिया एक तरफ खड़ी बस गायत्री राठौर को देखती है। थोड़ी ही देर में गायत्री राठौर के बाल हवा में लहराने लगते हैं, जिसे देखकर रिया घबरा जाती है, मगर फिर भी उसके मन में एक तसल्ली होती है कि हो सकता है सब ठीक हो जाए। तन्वी जमीन पर बेशुद्ध हालत में पड़ी रहती है। अचानक थोड़ी ही देर में गायत्री राठौर के मुंह से ऐसी आवाज़ निकलती है जो उसकी नहीं होती और रिया से कहती है कि तू परेशान मत हो, तेरी सारी परेशानियों का अब हल हो जाएगा। इतना सुनकर रिया तसल्ली भरी एक मुस्कान देती है और अपने आंसुओं को पोंछती है। तभी अचानक सामने दीवार पर लगा एक कांच का मिरर टूट जाता है और उसमें साक्षी की परछाई साफ दिखाई देने लगती है। वो परछाई अब बिल्कुल शांत थी। ऐसा लग रहा था उसे किसी ने रोका है या फिर बांध दिया है। उसके मन में गुस्सा तो था, मगर अब वो कुछ कर नहीं पा रही थी। उसे देखकर रिया फूट फूट कर रोने लगी और बोली, कैसी है मेरी दोस्त? उसकी ऐसी बातें सुनकर साक्षी गुस्से में रहती है और कहती है कि मौत के घाट तो तूने ही उतारा है, अब तू ही मेरा हाल पूछ रही है। तब रिया उसे सब कुछ बताती है, जिसे सुनकर साक्षी बिल्कुल शांत हो जाती है और खुद कहती है, ये मेरे साथ हुआ एक हादसा ही था जिसका कसूरवार मैं तुम सबको समझ बैठी। शायद मेरी ज़िंदगी ही ईश्वर ने इतनी लिखी थी। मुझे माफ़ कर देना नेहा, निखिल को जान से मारने के लिए।
अब जब मेरे सामने सच्चाई आ गई है तब मैं तुम सब से माफ़ी मांगती हूँ। बस मेरी माँ को जाकर इतना बता देना कि मैं उसकी बेटी गलत नहीं थी। वो किसी के साथ भागी नहीं बल्कि इस दुनिया को ही छोड़कर चली गई। इतना सुनकर नेहा अपनी आंखों में आंसू भर कर कहती है, ज़रूर मैं कल ही तुम्हारे घर जाऊंगी और मम्मी को सब कुछ सच सच बताऊंगी। फिर जाने अनजाने में जो गलती हमसे हुई है उसकी जो भी सज़ा होगी मुझे मंजूर होगी। मैं भी तुमसे माफ़ी मांगती हूँ कि हमें ऐसा मजाक तुम्हारे साथ नहीं करना चाहिए था और मैं हर जन्म में तुम्हारे जैसा दोस्त पाना चाहती हूँ। तब साक्षी मुस्कुराती है और कहती है कि अगले जन्म का तो नहीं, इस जन्म में मैं तुम्हारी बेटी बनकर तुम्हारे साथ रहूँगी। ये सुनकर रिया हैरान होती है और रोने भी लगती है और दुखी मन से कहती है कि कैसे, मैंने अभी अभी अपने पति की लाश हॉस्पिटल में देखा। तब साक्षी कहती है कि तुम प्रेग्नेंट हो, बहुत जल्द तुम एक गर्ल चाइल्ड को जन्म दोगी। ये बात सुनकर गायत्री और रिया दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। तभी रिया कहती है कि मैं उसका नाम साक्षी रखूंगी। ये सुनकर साक्षी के चेहरे पर एक खुशी की मुस्कान आती है और वो देखते ही देखते हवा में विलीन हो जाती है। जैसे ही साक्षी गायब हो गई वैसे ही तन्वी को होश आ गया और उसके शरीर पर लगे चोट के निशान भी अचानक गायब हो गए। तन्वी के होश में आने के बाद रिया उसे सब कुछ बताती है कि कैसे इतने दिन उसने अकेले सब कुछ सहा और गायत्री राठौर का धन्यवाद करती हुई कहती है कि अगर आप ना होती तो शायद हम जिंदा ना होते। तकरीबन 9 महीने बाद रिया ने सचमुच एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम रिया ने साक्षी रखा। दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी में हम इतने मस्ती में खो जाते हैं कि भूल जाते हैं हर मजाक की एक हद होती है और हर दोस्त की एक सीमा। रिया, नेहा, तन्वी और साक्षी, 4 नाम 4 दोस्त जिन्होंने साथ में हंसी बांटी, खुशियां बांटी। लेकिन एक मजाक ने उनकी दोस्ती की असलियत को उधेड़ दिया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि सरप्राइज देने की चाहत किसी की आखिरी सांस बन जाएगी। इसी के साथ मैं ये कहानी यहीं ख़त्म करती हूँ और वादा करती हूँ कि फिर मिलूँगी एक नई कहानी के साथ।